नमस्कार, मैं राकेश गुसाई और स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और इस YouTube चैनल की पहले एपिसोड में आज आपको बताऊंगा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की वो बारीकियां जो शायद आपने कहीं पढ़ी, देखी, सुनी नहीं होगी। क्योंकि इस विस्तृत घटना पर मैंने जिस हिसाब से स्टोरियां की, मुझे लगता है कि आप तक वो बात जानी चाहिए कि किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से घटनाक्रम होने के बाद पुलिस द्वारा इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, किस तरीके से और किन के इन्वॉल्वमेंट के बाद में ये पूरा मामला एनआईए के सुपुर्द किया गया और अब एनआईए किस स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आने वाले कुछ मिनटों में ये पूरी घटना का सार आपके सामने होगा, जिससे आपको बेहतर तरीके से पता चल सकेगा कि राजस्थान पुलिस ने कहां पर चूक की, राजस्थान पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की कहां पर चूक रही, किस तरीके से लैप्सेस रहे, किस कारण से अभी तक रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण पुलिस की कस्टडी में नहीं आ पाए हैं और अब एनआईए राजस्थान पुलिस के किन पुलिस सीनियर ऑफिसर्स के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रही है, मौके से जो साक्ष्य मिले उसको एफएसएल टीम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है और उसके बाद में कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम की जब चार्जशीट पेश होगी तो कमोबेश जो आज मैं आपको बताऊंगा वो सब उस चार्जशीट के अंदर मेंशन होगा। वो दिन, वो तारीख, वो घटना, वो वाकया, वो एविडेंसेस, वो साक्ष्य, वो विक्टिम, वो आरोपी और अब तक जो आपके सामने नहीं आए कुछ ऐसे तथ्य भी आपके सामने आएंगे जो आप चार्जशीट में देख सकते हैं। तो चार्जशीट में क्या होगा उसको पूरी तरीके से आपके सामने रखने का एक प्रयास मैंने किया है और मेरे YouTube चैनल पर सबसे पहला ये ब्लॉग समाचारों को लेकर मैंने बनाया है। तो आप भी देखते रहिए और समझते रहिए कि किस तरीके से गोगामेडी हत्याकांड हुआ और किस तरीके से इस घटनाक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कहां पर हुई थी। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते और सीधा पहुंच जाते हैं 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को जब 1:20 पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई गोगामेडी के आवाज पर, नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने ये फायरिंग करना शुरू की। मैं आपको थोड़ा 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद के सिस्टम से लेके जाऊंगा जिससे कि आपको चीज पकड़ने में आसानी होगी। नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने फायरिंग शुरू कर दी थी और उसके बाद में चीख पुकार भी शुरू हो गई थी क्योंकि उसी दौरान अजय सिंह को गोली लगी थी और वो वहां पर घायल अवस्था में पड़ गया था। ये घटनाक्रम यहां से शुरू नहीं हुआ, इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी आज से 2 महीने पहले और ये इसकी शुरुआत हुई थी जब पता चला था कि एक आर्मी का निकला हुआ बंदा जिससे गलती से एक शूट आउट हुआ और उस दौरान वो अब अपनी जान बचा रहा है और भाग रहा है और उसका नाम था नितिन फौजी। जाट रेजिमेंट में काम करने वाला नितिन फौजी छुट्टियों पर अपने घर आया हुआ था। इसी दौरान उसके साथी भवानी उर्फ रॉनी सिंह ने पुलिस बटालियन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद भवानी, राहुल और सुमित तो गिरफ्तार हुए लेकिन नितिन फौजी फरार हो गया। इसी दौरान वीरेंद्र चारण को पता चला कि इस तरीके का एक शार्प शूटर उसका काम कर सकता है। इसके बाद प्लानिंग बनाई गई और प्लानिंग के तहत नितिन फौजी से संपर्क करने से पहले भवानी को लूप में लिया गया क्योंकि भवानी यानी कि रॉनी सिंह अच्छी तरीके से जानता था कि अब नितिन फौजी के दिमाग में ये चल रहा है कि उसका जीवन खराब हो चुका, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसके परिवार को खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब उसका अच्छा उपयोग हो सकता है और उपयोग होने के साथ साथ उसे लालच दिया जा सकता है कि इस केस में तो उसके साथ कुछ नहीं होगा और उसे कनाडा या दूसरे देश में भेज दिया जाएगा। नितिन फौजी एक गुर्गा तैयार हो गया वीरेंद्र चारण का। उसके बाद एक और व्यक्ति की तलाश थी क्योंकि यह घटनाक्रम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता था, इसलिए उस घटनाक्रम की तलाश शुरू हुई तो पता चला कि वैशाली नगर थाने के अंदर एक मुकदमा हुआ था पॉक्सो एक्ट का। इसके अंदर रोहित राठौड़ को आरोपी बनाया गया था और उस दौरान सुखदेव सिंह गोगामेडी ने बड़ा प्रेशराइज किया इसको आरोपी बनाकर इसकी गिरफ्तारी करने में। इसके जहन में कहीं ना कहीं वो बात चुप रही थी कि गोगामेडी ने किस तरीके से बड़ा प्रयास किया था इसके जेल जाने तक में, इसको बदला लेना था। इसलिए 2 आदमी, 2 गुर्गे, 2 शूटर तैयार हो चुके हैं। अब बात कर ली जाए प्लानिंग कौन बनाएगा।
एग्जीक्यूशन कैसे होगा, हथियार कहाँ से आएंगे, इन सब की प्लानिंग पहले से बनी हुई थी। और इसकी प्लानिंग बनाई थी रोहित गोदारा ने। रोहित गोदारा ने प्लानिंग बनाई कि किस प्रकार से गोगामेडी को मार दिया जाए, अपने रास्ते से हटा दिया जाए। आप सवाल करेंगे कि अब तक पुलिस ने ये क्यों नहीं बताया कि रोहित गोदारा ने गोगामेडी की हत्या क्यों करवाई। मैं आपको बताता हूं। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन का दायरा पुलिस का जिस हिसाब से बड़ा है और एनआईए को जो फाइल दी है उसके कुछ सारांश, कुछ शब्द, कुछ वाक्य, कुछ लाइनें, कुछ पेज मेरे द्वारा पढ़े गए, मुझे पता चला कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पुलिस के हाथ में कई ऐसे साक्ष्य हैं जिसके आधार पर रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और कई गैंग के सदस्य जो कि अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं पर जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी और इसकी तैयारी पूरी कर ली है। तो आपको मैं वहीं पर ले चलता हूं कि रोहित गोदारा क्योंकि यहां पर एक्सटॉर्शन करता है, रंगदारी करता है, लेकिन गोगामेडी उसके एक्सटॉर्शन, जिन लोगों को वो थ्रेट देता है, जिन लोगों को परेशान करता है, उन लोगों तक गोगामेडी की भी पकड़ती है। और गोगामेडी उन्हें कहता है कि तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता जब तक गोगामेडी तुम्हारे साथ है। और उनको एक तरीके का एक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, पारिवारिक सपोर्ट, एक समाज का सपोर्ट गोगामेडी देता था। उसके लिए क्या पैसा लेता था, नहीं लेता था, यह अलग विषय है और ना इस चीज की अभी कहीं पर मेंशन किया गया है। गोगामेडी उन लोगों को ये सपोर्ट करता था और उसका नुकसान रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण को होता था और इसका वो बदला लेना चाहते थे। और बदला लेना चाहते थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना से। और ये घटनाक्रम शुरू हो गया 2 महीने पहले, इसकी प्लानिंग बनी। इन दोनों वीरेंद्र चारण के पास में 2 गुर्गे तैयार हो गए, नितिन फौजी और रोहित राठौड़, और इन दोनों को अच्छी तरीके से म्लैश कर दिया गया और इनको कहा गया कि आपको ये हत्या करनी है और उसके बाद में आपके सामने जो आए उसे मार दो और सीधे हमारे बताए हुए रास्ते पर चलो जिससे हम आपको कनाडा, दुबई या फिर गल्फ कंट्रीज के अंदर कहीं पर आपको परिवार के साथ आपको शिफ्ट कर देंगे, इस झमेलों से आपको बहुत दूर ले चलेंगे। यही कारण रहा कि इन दोनों बदमाशों ने तैयारी कर ली थी शूट आउट की। लेकिन अब बात फिर वही खड़ी हो गई कि हथियार कैसे होंगे, हथियार कौन सप्लाई करेगा, किस तरीके से होंगे। फेसबुक के ऊपर रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, वीरेंद्र चारण की जो फॉलोअर्स हैं उनमें से इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया एक महेंद्र मेघवाल नाम के लड़के को। महेंद्र मेघवाल कोटा का हिस्ट्री शीटर, कई आपराधिक मामले, हथियारों का शौकीन, फेसबुक पर कई ऐसे फोटोज डालने का शौकीन, उससे वह थ्रेट जनरेट करता और रंगदारी का काम करता। इसे पिकअप किया गया और इसको कहा कि इस तरीके का एक घटनाक्रम है, एक व्यक्ति की हत्या करवानी है, इस तरीके के हम लोगों की प्लानिंग है, बताओ पैसा क्या लोगे, सिर्फ हथियार देने हैं आपने। इसने 5 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की डिमांड करी। 5 लाख रुपए इसके नेट बैंकिंग के मार्फत से इसकी किराए, इसके साथ मकान पर किराए पर रहने वाली एक युवती के खाते में डला दिया गया पैसा आने के बाद में आरोपी 28 तारीख को, यानी कि 28 तारीख को नितिन फौजी पहुंच गया प्रतापनगर। उसके बाद में वो वहां रहता है और साथ में उसके रहती है महेंद्र की पत्नी पूजा सैनी उर्फ पूजा बत्रा। ये उसको पूरा जयपुर शहर घुमाती है, दिखाती कि किस प्रकार से जयपुर है, जयपुर के अंदर किस तरह से पुलिसिंग रहती है और ये सब रहती है। क्योंकि इन्हीं के द्वारा, वीरेंद्र चारण के द्वारा राजू ठेठ की हत्या प्रकरण को अंजाम दिया गया, उस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। इसलिए ये जानते थे कि इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए किस तरीके के वेपन्स चाहिए। तो इस वेपन्स की तैयारी करी महेंद्र ने और महेंद्र ने अपने घर पर लाकर ये सारे के सारे वेपन्स दे दिए माफ कीजिएगा नितिन फौजी को। और नितिन फौजी ने उनमें से 2 वेपन्स चूज किए। उसके बाद में भी एक वेपन्स को रख दिया रोहित राठौड़ के लिए, और रोहित राठौड़ के लिए रखने के बाद में इन्होंने प्लानिंग की शुरुआत की, रैकी करवाई और वो सभी चीजें दिखाई कि जो चीजें आपको और मुझको शायद पता नहीं होंगी। इन्होंने खुले इलाकों में एक फायरिंग की प्रैक्टिस भी करी। नितिन फौजी ने कहा मुझे आर्मी में फायरिंग किए हुए काफी वक्त हो गया, हो सकता है मैं फायर नहीं कर पाऊं। इसके बाद ये इसे गोनेर साइड के अंदर एक खुली जगह पर लेकर एक राउंड पर कई जगहों पर इन्होंने फायर भी करवाया। उसके बाद में इसको घटना स्थल पर 5 तारीख को ले आए 10 बजे।
जहां पर इन्होंने इससे नितिन शेखावत से इनकी मुलाकात कराई, क्योंकि नितिन शेखावत ही वो व्यक्ति है जो आपको सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर तक पहुंचा सकता था। और सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर तक पहुंचाने के लिए नितिन शेखावत का इस्तेमाल किया गया। नितिन शेखावत रोहित गोदारा को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। इस चीज़ की कई उसके मोबाइल्स पर जो जांच हुई है उससे इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है और वो उसके संपर्क में था। ये अभी तक ट्विस्ट समझ में नहीं आया कि शूटर्स ने नितिन शेखावत को क्यों मारा, जबकि नितिन शेखावत बहुत चीज़ें जानता था। यही कारण बताया जा रहा है कि नितिन शेखावत को इन दोनों शूटर ने मार दिया। और शूटर्स को ये मारने के लिए कहा किसने? ये शूटर्स को सिर्फ शूट आउट से महज 1 घंटा पहले यानी कि 12:30 बजे एक फ़ोन आता है नवीन शेखावत पर। इंटरनेट कॉलिंग होती है, उस पर नवीन शेखावत को कहा जाता है कि मुझे नितिन फौजी से बात करनी है। नितिन फौजी से बात करनी है तो नितिन फौजी बोलता है कौन बोल रहे हैं? तो सामने से आवाज़ आती है कि चारण बोल रहा हूँ, नितिन शेखावत को भी मारना पड़ेगा, ये अपने लिए आने वाले समय में खतरा हो सकता है। क्योंकि इन्हें पहले ही पता था कि इन्हें लाशों के ढेर लगा देने हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, नितिन फौजी को भी ये मार देते, क्योंकि नितिन फौजी सिर्फ उस दिन इन लोगों से मिला था। इसके बाद ये घर पर घुसते हैं और 1:20 पर इन्होंने फायरिंग करके वहाँ से भाग छूटते हैं। ये लोग भागना शुरू करते हैं और भागते भागते इनकी जैकेट्स का इनको पता चलता है, जो कि अजमेर रोड से पुलिस ने अब पिकअप कर ली है और पिकअप करने के बाद में उसे FSL को भेज दिया है। ये बदमाश यही नहीं रुकते, यहाँ से निकलने के बाद ये सीधा सुजानगढ़ पहुँच जाते हैं बाय रोड। सुजानगढ़ से दारूहेड़ा, हिसार, हिमाचल में मंडी और चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद में वापस जब पुलिस को इनके बारे में भवानी के मार्फत से पता चलता है तो भवानी, अब यहाँ कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये था कि पुलिस को कैसे पता चला कि भवानी को सब पता है? पुलिस सबसे पहले क्यों पहुँच गई? पुलिस को कैसे पता चला सुजानगढ़ के अंदर संभावित व्यक्ति हो सकता है? पुलिस को पता था नहीं, राजस्थान पुलिस को कुछ नहीं पता था। राजस्थान पुलिस को कुछ नहीं पता था, सिर्फ पता था तो हरियाणा पुलिस को पता था कि एक आरोपी है नितिन फौजी, जो संभवतः राजस्थान में है और उसकी लोकेशन इस तरीके से आ रही है। ये सुजानगढ़ गए, सुजानगढ़ में इनको पता चला इस तरीके की लोकेशन, इस गाड़ी में से ये लोगों का मूवमेंट हुआ है जिसका वो पेमेंट किया गया था। उसके बाद में उस ड्राइवर से पूछा गया तो उसने बता दिया हाँ इस तरीके के 2 लड़के बैठे थे और ये लड़के यहाँ से निकले हैं। इसके बाद पता चला कि जब ये सुजानगढ़ से निकले तो ये दिल्ली के लिए उस कंडक्टर से बात कर रहे थे, तो कंडक्टर ने और इनके जो बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई तो वो ड्राइवर को पता चल गई थी और ड्राइवर ने जो पुलिस को एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद में तत्काल प्रभाव से एक हरियाणा की टीम को तत्काल प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में भेजा गया। लेकिन उस बस का जब पता चला तो बस चालक ने बता दिया कि उसे दारूहेड़ा पे ही इन दोनों को उतार दिया था। इन दोनों को शक हो गया था कि पुलिस उनके पीछे। इसके बाद में ये लोग निकल गए हिसार के लिए। हिसार के बाद में ये लोग चले गए मंडी और मंडी के बाद में ये फिर आ गए चंडीगढ़, क्योंकि इनका भवानी से संपर्क था। अब भवानी जेल के अंदर बैठा हुआ है गुड़गांव की, और भवानी को कैसे पता कि ये लोग कहाँ कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं? इसका मतलब भवानी के पास भी कोई ना कोई सेल फोन है या कोई ना कोई व्यवस्था है जिससे उसको पता है। भवानी ने पहले ऐसे बता दिया था कि उधम सिंह नाई नाम का एक शख्स है जो चंडीगढ़ में है और उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था और यहाँ से नेपाल भागने की और नेपाल भागने से आगे की व्यवस्था कर देंगे। ये 2 टीमें थी, एक जो हथियार सप्लाई कर रही थी, जो पूरा हत्याकांड करवा रही थी, दूसरी बैकअप टीम थी कि अगर ये पुलिस के हाथ लग जाएंगे तो इनको भी शूट कर दिया जाएगा। ये प्लानिंग तक बनी हुई थी कि अगर ये दोनों नितिन फौजी और रोहित राठौड़ पुलिस के हाथ लगते हैं तो उनको भी वहां पर शूट कर दिया जाएगा। इसका मतलब प्लानिंग 2 में कुछ लोग और थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। प्लानिंग इतनी भयंकर थी कि महेंद्र जो अब इस समय AK-47 लेकर और आधा दर्जन से अधिक हथियार लेकर फरार चल रहा है, उसने एक बाइक मानसरोवर से खरीदी और वहीं पास में ही गोगामेडी के घर के करीब 230-300 मीटर की दूरी पर निर्माणाधीन मकान के सामने खड़ी कर दी कि ये फायरिंग करके जब भागेंगे तो यहाँ से बाइक लेकर सीधे निकल जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात और चमत्कार ये है कि इन लोगों को वो बाइक नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर लेबर जो काम कर रही थी उन्होंने उस बाइक को शिफ्ट कर दिया। पुलिस ने उस बाइक को बरामद कर लिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जब ये लोग यहाँ से निकल चुके थे और पुलिस के रडार पर आ चुके थे, इन्हें लेकर जयपुर आया गया और अनुसंधान शुरू किया गया। वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दिल्ली पुलिस इनको लेकर सीधे पहुंच गई दिल्ली,
इस दौरान सीनियर ऑफिसर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक बड़ी चौंका देने वाली बात है कि एक बहुत बड़े लीडर ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर वो बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, उन्होंने एक फ़ोन किया दिल्ली एडीजी क्राइम को, जिन्होंने फिर जाकर रोहित नितिन फौजी को, क्योंकि मैन एक्यूज वो था, फिर भी रोहित राठौड़ को उन्होंने अपने पास में रखा था, फिर नितिन फौजी को उन्होंने यहाँ जयपुर पुलिस को दे दिया, फिर उधम सिंह को दे दिया, फिर रामवीर पहले से था और रोहित राठौड़ को भी बाद में उन्होंने फाइनली दे दिया। और इनका कहना है कि हमारा क्लब ऑपरेशन था, हालांकि इसके लेकर इन्होंने बहुत जिद्दोजहद हुई थी और कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। तो कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बिठाया गया, इसकी वानगी मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल कलराज मिश्र को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई। माफ कीजिएगा, राज्यपाल के द्वारा जब इस पूरी जानकारी मिली तो उन्होंने दिल्ली बात की और दिल्ली बात करने के बाद में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पुलिस का मदद करना स्वीकार किया और उसके बाद में ये इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता चला गया। अब आ गई है एनआईए, क्योंकि आरोपी सब गिरफ्तार हो चुके हैं। एनआईए के पास में ये इनपुट है कि हमारे द्वारा, यानी कि एनआईए के द्वारा राजस्थान में कई बार छापेमारी की गई। ये लोग राजस्थान के रहने वाले थे, इसमें से रोहित राठौड़ राजस्थान का रहने वाला था, नवीन शेखावत राजस्थान का रहने वाला था और ये निरंतर रूप से रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई और वीरेंद्र चारण के पूरे संपर्क में थे। इन्हें सब पता था कि कब कहां पर क्या करना है। हैरानी की बात है कि महेंद्र नाम का शख्स जिसके पास AK-47 है, वो लेके फरार है, वो कई समय से जयपुर में रह रहा और अपनी पत्नी के साथ रह रहा था कि जिससे किसी को उस पर शक ना हो। राजू ठेठ हत्याकांड के दौरान भी पुलिस को पता था कि और जानकारी मिली थी कि जगतपुरा, प्रतापनगर और गोनेर साइड के अंदर कुछ फ्लैटों के अंदर ये इस तरीके के वेपन्स हो सकते हैं। पुलिस ने अपनी इंटेलिजेंस को दौड़ाया, बहुत इंटेलिजेंस के बाद स्पेशल टीमें रवाना की गई, लेकिन वो नहीं मिल पाया और फाइनली मिल पाया तो कहाँ मिल पाया, इनकम टैक्स कॉलोनी में 48 नंबर प्लॉट पर, फ्लैट सेकंड फ्लोर पर, जहां पर महेंद्र हिस्ट्री शीटर कोटा का रह रहा है और पुलिस को पता नहीं, प्रतापनगर थाना पुलिस को, कि वहां पर एक हिस्ट्री शीटर रह रहा है जिसके पास AK-47 है, जिसके पास में 6-7 वेपन्स हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स है, जर्मन मेड वेपन्स हैं। पुलिस को नहीं पता, पुलिस का कोई फेलियर नहीं। यही तो घटनाक्रम है पूरा। भवानी सिंह उर्फ रोनी, यानी कि जिसने ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया एज ए मीडिएटर के रूप में, क्योंकि घटनाक्रम करने वाला कौन था, घटनाक्रम कराने वाला कौन था, ये सब आपको पता चल गया। राज्यपाल कलराज मिश्र की एंट्री होती है, उन्होंने दिल्ली में बात की और दिल्ली में बात करने के बाद उन्होंने बता दिया कि उनकी कितनी पकड़ पॉलिटिकली दिल्ली के अंदर है और उनके कहने के बाद में एडीजी क्राइम और सीनियर ऑफिसर्स दिल्ली के लगे और उन्होंने राजस्थान पुलिस की मदद करना शुरू किया और एक के बाद एक स्टेप बढ़ते गए और स्टेप बढ़ने के साथ में ये पूरा घटनाक्रम क्रैक हो सका। नितिन फौजी, रोहित राठौड़ गिरफ्तार हो पाए। एनआईए की एंट्री हो गई है। राजस्थान कैडर में रही हुई एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को जयपुर भेजा गया और अब वो इन दोनों बदमाशों से इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस दौरान जयपुर में आनंदपाल इनकाउंटर के दौरान कुछ अच्छे ऑफिसर्स के नाम आए थे। उन ऑफिसर्स को इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए को भेज दिया, जिसमें आईपीएस करण शर्मा, राजेश मीणा एडिशनल एसपी हैं, अभी एडिशनल एसपी सिद्धार्थ शर्मा। पपला गुजर हत्याकांड के दौरान आपने इनका नाम सुना होगा, बड़े हैंडसम से हैं, एडिशनल एसपी हैं और संजीदा व्यक्ति हैं। मनीष कुमार शर्मा ये सीआई हैं जयपुर कमिश्नरेट में। रविंद्र प्रताप सिंह सीआई हैं जेडीए में। सुनील जांगीड़ जेडीए में सीआई हैं। राकेश कुमार जेडीए के निरीक्षक स्पेशल सेल दिल्ली के अंदर ये ऑपरेशन का पार्ट बने थे। इनको भी कहा गया है कि इस इन्वेस्टिगेशन एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में वो भी सहयोग करें, दिल्ली की स्पेशल सेल के अंदर है। एडिशनल एसपी राम सिंह जो कि डीसीपी एडिशनल डीसीपी वेस्ट हैं और इसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया है और एनआईए इनको साथ में लेकर अब रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के संभावित ठिकाने, संभावित लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अभी तक इस घटनाक्रम में यह है कि सारे अपराधी जो पुलिस की गिरफ्त में अभी तक थे उन सभी से एनआईए ने पूछताछ करना शुरू कर दिया है। कई अहम खुलासे हैं जो आने वाले 2 दिन यानी कि 16 और 17 को कभी भी एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। उस दौरान मैं आपको पूरी घटना बताऊंगा कि किस प्रकार से वो ब्लास्ट हुआ और किस प्रकार से कुछ लोग पुलिस के पास में गिरफ्तार हो सके और इसी तरीके की
और अहम जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि आनंदपाल की बेटी का भी नाम इसके अंदर आया और कई और लोगों के नाम भी इसके अंदर आए। वो क्यों आए, ये पॉलिटिकली कारण है या किसी प्रकार से प्रेशराइज डेवलप करना था या कई और कारण, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को यूं ही देखते रहिए। इसे पसंद करें तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।